हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 38 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, चूंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे और साथ में आप फायरमैन का बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि हिंदी एवं जीके जिसमें मैथ के प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर आपको बताना कि दूध के समानार्थक शब्द क्या होंगे। तो समानार्थक कहने का मतलब है कि दोनों का मीनिंग समान होगा, ठीक है। तो दूध का यहाँ पर समानार्थक आपसे पूछा रहा है कि दूध का समानार्थक शब्द क्या होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्थानीय जो ये दूध का समानार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि मैं अपने काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। इस वाक्य में आपको यहाँ पर बताना है कि आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। तो अपने आप कहने का मतलब है कि वो अपने निजी बारे में कहा जा रहा है, किसी के निज के बारे में कहा जा रहा है। तो आप कौन सा हो जाएगा, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आपसे पूछा रहा है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है। तो बताइए कि आलस शब्द का जो विशेषण है ये क्या है। तो आलस शब्द की अगर विशेषण की बात करें तो ये आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एस के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कि आदित्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो आदित्य का अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये आपका दिवाकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा और दिनकर जो होते हैं ये आदित्य का पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि दीपक जो है आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होते। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के लिए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आदित्य के बारे में पूछा जा रहा है कि आदित्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए दीपक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 5 नंबर आपको यहाँ पर बताना है। अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए कि अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अंधे की लाठी होना मुहावरे के अर्थ की अगर हम बात करें तो असहाय का एकमात्र सहारा होना, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। बताइए कि साधु शब्द का बहुवचन क्या हो। तो इसका हो जाएगा साधुओं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। साड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो बताइए कि साड़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो साड़ी शब्द का हो जाएगा आपका साड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए आपका राइट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम करने का मतलब है कि जिससे कि पुरुष का बोध हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा तर्क संगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो सके उसको हम तर्क संगत कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 10 में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि प्रतिदिन होने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। प्रतिदिन होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये हो जाएगा आपका दैनिक। दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका जीके जीएस का प्रश्न चालू होता है। चतुर्थ बोध संगीत का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर बताइए कि चतुर्थ बोध संगीत का आयोजन जो हुआ था ये किसके शासन काल में हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी भी होना था, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात की प्रथम बौद्ध संगीत जो है, प्रथम बौद्ध संगीत को होते थे अजातशत्रु के शासन काल में थे प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे। बताइए कि शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अद्वैत का जो प्रचार प्रसार किया गया था ये भी शंकराचार्य के द्वारा ही किया गया था। किसका, अद्वैत का प्रचार प्रसार जो किया गया था ये शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। साथ में शैव संप्रदाय के सबसे बड़े जो दार्शनिक तथा प्रचारक थे ये शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा रहा है कि भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला यहाँ पर देखिए भारत से संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये अंतिम यूरोपीय फ्रांस थे। ऑप्शन नंबर 30 के लिए आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसकी स्थापना कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो ये जो है 1664 ईस्वी में किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है, जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसको जो क्वेश्चन के रूप में मैंने दिया, चूंकि इसको जो है इस प्रकार से चूंकि यहाँ पर रिजल्ट करता है, इसको फैक्ट के रूप में हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 आपका राइट हो जाएगा कि
64 देखिए 1664 में फ्रांस के द्वारा ये पर जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पुर्तगाली ये कब आए थे भारत स्थापित करने के लिए, तो 1502 में आए थे। और डच कब आए थे, तो ये 1602 में। इसके अलावा अगर बात करें अंग्रेज कब आए थे, तो ये आए थे आपका 1608 में। और डेनिश कब आए थे, 1616 में। फ्रांसीसी कब आए थे, 1664 में। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो बताइए कि किसके द्वारा 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। बताइए कि निम्नलिखित में से सबसे सुधारवादी भक्ति संत कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर बता रहे, तो ये कबीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपको राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें चूंकि कबीर से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कबीर का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो कबीर के जन्म की अगर हम बात करें तो ये काशी में हुआ था। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो ये मगहर में हुआ था। ठीक है, और कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। ये भी पूछा जाता है, प्रीवियस में पूछा गया था कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो ये कबीर थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है। तो बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 13 अप्रैल 1919 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसमें गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था। बताइए कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था, ये आपको यहाँ पर बनता है, ये जीजाबाई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा कि जीजाबाई थे। इसके अलावा अगर बात करें इसका पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले थे। क्या थे, इसका जो पिताजी के नाम थे वो क्या थे, शाहजी भोसले थे। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना कि पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो थे 1946 में गठित संविधान सभा के जो यहाँ पर सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी किसी भी संविधान सभा के समिति के जो सदस्य नहीं थे। मान लो किसी भी संविधान सभा के, भारतीय संविधान सभा के जो किसी भी संविधान सभा के जो महात्मा गांधी ये सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो बताइए कि किसके द्वारा उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर में आपको यहाँ पर बताने कि महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किस नाम विशेषण रूप से उपयुक्त है, युक्त है। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किस नाम का नाम विशेषण है। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि किस नाम विशेष रूप से युक्त है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कि किस नाम से यहाँ पर विशेष रूप से युक्त है। तो यहाँ पर आपका नरसिंह वर्णम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा, जिसके नाम से कि यहाँ पर विशेष रूप से युक्त है। यानी कि कहने का मतलब है कि तथाकथित जो है और रथ शिल्प जो है किसके नाम से यहाँ पर विशेष रूप से युक्त है, तो नरसिंह प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की है। तो बताइए किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दारा के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि दारा के द्वारा उपनिषदों को फारसी में अनुदित करने का पहल किया गया है, पहल की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो दारा शाह यानी कि दारा शिको जो है ये शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना कि शाहजहां के जो सबसे बड़े पुत्र थे तो ये दारा थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया था। तो बताइए कि सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि इसके द्वारा कितने बार आक्रमण किया गया था। तो ये आपका जो है 17 बार आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सुग वंश का संस्थापक था। तो बताइए कि सुग वंश का संस्थापक कौन थे। तो सुग वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
गुरु नानक देव का जन्म हुआ, तो बताइए कि गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव की अगर हम जन्म की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1469 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर हुआ था तो ये तलमंडी में हुआ था। और मृत्यु की अगर हम बात करें कि गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था तो ये इनका मृत्यु की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको 1539 में हुआ था। और जन्म की अगर हम बात करें तो 1469 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था तो ये तलमंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लेम आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गुरु नानक देव जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे, कौन थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सिख गुरु के अंतिम गुरु कौन थे, यानी कि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे ये कौन थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लेम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सौर परिवार के ग्रहों का आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। तो बताइए कि इसके आकार के, नहीं कि सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं इसके आकार के क्रम में इसको रखा जाता है, तो किस क्रम में रखा जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद बुध हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्लेम पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है। तो बताइए कि किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट के देशांतर पर इसको निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लेम आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पठार नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पठार नहीं है। तो ये ढक्कन का पठार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लेम आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर जो अवस्थित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना कि नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता ये बताना है आपको। तो बताइए कौन सा जो है यहाँ पर कौन सा ऐसा शहर है जो कि नहीं पड़ता है। तो ये आपका वाराणसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबा रेलमार्ग जो है यानी कि रेल मार्ग जो है यानी कि NH ये हो जाएगा आपका NH7 हो जाएगा जो कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, ठीक है। राजमार्ग के बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि राजमार्ग की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा राजमार्ग हो तो NH7 हो जाएगा जो कि वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक को जोड़ती है। तो ये जो इसके अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2369 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है जो कि पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कौन सा रूर उद्योग में प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो बताइए कि पनामा नहर किन दो महासागरों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर एस के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि पनामा नहर जो है ये इसका निर्माण कब हुआ था तो इसके निर्माण की अगर बात करें तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था 1914 में हुआ था। और यह जो है दो बंदरगाह यानी कि कोलम और पनामा को जोड़ता है। किसको जोड़ता है यानी कि पनामा नहर जो ये दो बंदरगाह को जोड़ता है। किसको तो ये कोलम और पनामा को जोड़ा जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर एस यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। साओ पालो किस फसल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कि साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है आपका कहवा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी फसल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल का सर्व प्रमुख उत्पादन है। तो बताइए उत्पादक है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो बताइए कि कौन सा राज्य है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये भारत में खनिज तेल का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है। तो बताइए किस राज्य के द्वारा कर्नाटक या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु के द्वारा गेहूं की खेती नहीं किया जाता ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि तमिलनाडु में जो है गेहूं की खेती नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है तमिलनाडु में क्योंकि वहाँ होते क्या है कि वहाँ पर जो है ठंडी ऋतु वर्षा होती है जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि गेहूं की खेती नहीं, गेहूं के लिए क्या होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर में मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है। तो बताइए कि मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है। ये आपका मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
कि उच्चतम चोटी कौन सी है, तो बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये हो जाएगा सेंट्रल चोटी, ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो ये कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताने कि राष्ट्रपति चुनाव में विवादित मामले को संदर्भित किया जाता है, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय को या संसद को या इनमें से कोई नहीं। ये आपको यहाँ पर बताना कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद की मामलाएं होती है तो इसको किसके द्वारा जो है यहाँ पर सल्टा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 स्पष्टली यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर में, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो बताइए कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं ये कौन होते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि कोई भी एक केंद्रीय मंत्री हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है ये अनुच्छेद 263 के अधीन है। किसमें, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है ये 263 अनुच्छेद 263 के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर ये स्पष्ट यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, तो बताइए कि 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वो प्रयोग करती है, तो बताइए कि वो किसका प्रयोग करती है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी महिला अगर निर्वाचन में मतदान यानी कि वोट को वो डालती है तो वो जो है अपने किस अधिकार को प्रदान करती है ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो राजनीतिक अधिकार को प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वोट देने का जो अधिकार है किसी व्यक्ति को, ये अनुच्छेद 326 के अधीन है। ठीक है, अनुच्छेद 326 के अधीन है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा जाता है चूंकि यहाँ पर 1989 के पहले, कब 1989 के पहले जो वोट प्रदान करने का यानी वोट डालने का जो आयु सीमा थी वो कितना था, 21 वर्ष, यानी 1989 के पहले। उसके बाद जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद जो है वोट डालने का आयु जो कर दिया गया है ये 18 वर्ष कर दिया गया। इतने फैक्टर को यहाँ से याद रखना। और ये भी पूछा जाता है कि जो 18 वर्ष जो मतदान करने की जो आयु सीमा जो लगाया गया ये कब लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 1989 से लगाया गया जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है, तो बताइए कि भारत में राज्यों की जो शक्ति का स्रोत है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको हो जाएगा संविधान, ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में राज्यों की जो शक्ति का जो स्रोत है ये आपका संविधान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कानून का जो सर्वोच्च स्रोत होता है ये आपके संविधान होते हैं। कौन से होते हैं, इस कानून का जो सर्वोच्च जो स्रोत होते हैं ये आपके संविधान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसके अलावा पूछा जाता है कि संविधान का स्रोत जो है ये किस में निहित होते हैं, तो संविधान का स्रोत की अगर हम बात करें तो ये जो है संविधान का स्रोत ये जनता में निहित होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बताइए कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 243 हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बिहार विधानसभा का जो उल्लेख किया गया ये कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 170 में बिहार विधानसभा का जो है यहाँ पर उल्लेख यानी कि विधानसभा का यहाँ पर देखिए विधानसभा का जो उल्लेख किया गया ये किस अनुच्छेद में, तो 170 के अधीन ये किया गया है। और विधानसभा का जो अधिकतम सदस्य की अगर हम बात करें कि अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, तो इसमें अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। अगर कम से कम अगर हम बात करें तो इसमें 60 सदस्य हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे जो विधानसभा में जो सबसे अधिक सदस्य ये कहाँ का है, तो ये यूपी का है। कितना सदस्य, ये 403 सदस्य। ठीक है, इतना फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो ये किसके थ्रू हटाया जा सकता है, यहाँ पर आपको ये पूछा है। तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और महाभियोग पारित करने से पहले 14 दिन पहले जो यहाँ पर राष्ट्रपति को ये सूचित कर दिया जाता है कि आपको इस पद से यहाँ पर इस्तीफा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 44 में, न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए कि न्यायालय के तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन होता है, तो बताइए कि पंचायत समिति का यहाँ जो गठन होता है ये ग्राम स्तर पर होता है, या प्रखंड स्तर पर होता है, या नगर स्तर पर होता है, या जिला स्तर पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसके स्तर पर जो ग्राम पंचायत समिति का जो गठन होता है ये किसके स्तर पर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो होता है आपके प्रखंड स्तर पर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ता है। अगर इसके अलावा अगर यहाँ आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में जो पंचायती राज जो है
ये इसका ढांचा किस प्रकार से है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से चर्चा किया था। और यहाँ पर आपको ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था, तो पंचायती राज की अगर शुरुआत की बात करें तो ये जो है 1959 से हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो ये जो है राजस्थान से हुआ था। राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है 46 नंबर में, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो सर्वप्रथम ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो जिस प्रकार से क्या होता है कि सीएम होते हैं और उप सीएम होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, उसी प्रकार से क्या होता है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य में उपराज्यपाल भी होते हैं, तो राज्यपाल जो यानी कि राज्यपाल जो होते हैं क्या होते हैं कि किसी खास स्टेट के लिए होते हैं, यानी कि जिस भी वो स्टेट का अगर व्यक्ति है तो उसके अलावा छोड़ करके वो किसी भी स्टेट का राज्यपाल बन सकता है। तो यानी कि राज्यपाल भी होता है और उपराज्यपाल भी होता है। ये आपको यहाँ पर बताना कि ऐसा किस स्टेट में कंडीशन, तो ये आपके दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एस पर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि दिल्ली में राज्यपाल के अलावा उपराज्यपाल भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक ही व्यक्ति किसी 2 स्टेट का राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, तो बताइए कि भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, समुदाय अथवा संगठन करने का, निसंग संगठित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर क्लियर पर आपका सही हो जाएगा, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में आपको यहाँ पर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची का कहने का मतलब है कि जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बना सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कि समवर्ती सूची के में कौन सा इसमें जो है निहित है, ये आपको यहाँ पर बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपसे पूछा रहा है 50 में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में, तो ये भी आपको यहाँ पर बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में, तो बताइए कि ये जो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा शिक्षा, जो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।